Hello everyone, a very good afternoon to all of you guys. Welcome to ADA 24/7. This is नीलम गहलोत, your reasoning mentor. और इस सेशन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप चैनल पर आज पहली बार हमारे साथ कनेक्ट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा सो दैट आप हमेशा अपडेटेड रहें सभी इन्फॉर्मेशन के साथ। और उसके साथ साथ अगर अड्डा 24/7 एप्लीकेशन को अभी तक नहीं किया है डाउनलोड तो ज़रूर डाउनलोड कीजिए, क्योंकि अड्डा 24/7 में आपको बहुत सारा फ्री कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है जो कहीं ना कहीं हमारी प्रिपरेशन में हमें बहुत हेल्प करता है। जैसे कि करंट अफेयर्स है, डेली क्विजेज हैं, ये 2 सेक्शन ऐसे हैं। ये सभी कंटेंट जो है ये कम्प्लीटली फ्री अपडेट किए जाते हैं अड्डा की एप्लीकेशन में। बट उनमें जो 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमारी कहीं ना कहीं हमारी नीड्स को केटर करते हैं एज अ स्टूडेंट, वो हैं आपके करंट अफेयर्स और डेली क्विजेस। करंट अफेयर्स आप डेली कनेक्टेड रहते हैं तो कहीं ना कहीं ईजिली आप इनको समझ पाते हैं और ईजिली इनको ग्रैस्प कर पाते हैं। दूसरी बात है आपके क्या, डेली क्विजेस। तो अगर हम डेली क्विजेस लगाते हैं तो हमारी स्पीड इंप्रूव होती है। चलिए, तो इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे क्या है हमारे लिए जानने के लिए इस सेशन में। तो बेसिकली इस साल 2024 में अभी आपके इलेक्शंस भी आने वाले हैं, जिसकी वजह से आपके सेबी का नोटिफिकेशन डिले हुआ है। अब ऐसे में हम इस चीज़ को 2 तरीके से देख सकते हैं कि सेबी का नोटिफिकेशन जो है डिले हो गया तो क्या एग्ज़ाम नहीं होगा? एग्ज़ाम तो होना ही है। जो जो इस साल में एग्ज़ाम्स होने हैं वो सभी एग्ज़ाम्स आपके होंगे। हाँ, कुछ पहले हो जाएंगे, कुछ बाद में हो जाएंगे, बस ये फ़र्क पड़ सकता है, आपकी टाइमिंग का फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना है वो कंडक्ट होगा ही होगा। इस बात को, इस सेबी के एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन को डिले हो गया, इस बात को भी हम 2 तरीके से ले सकते हैं। एक कि दैट यू फील गुड अबाउट इट कि हाँ, हमारे पास और समय मिल गया और हम और बेहतर तरीके से मैदान में उतरेंगे और अच्छी प्रिपरेशन के साथ जो है हम इस एग्जामिनेशन को टारगेट करेंगे, और हमारे पास और टाइम मिल गया है कि हम सेबी के प्रीलिम्स और सेबी का जो फेज़ 2 है उसको बहुत अच्छे से स्ट्रांगली उसको हम क्या कर ले, कवर कर ले, स्पेशली द फेज़ 2 पार्ट। सिमिलरली जो आईएफएससी वाले एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने आईएफएससी के लिए एग्जामिनेशन जो है फॉर्म भरा है, क्योंकि इसके अभी एग्ज़ाम एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट अभी आपकी 27th को है, 27 ऑफ अप्रैल है, तो आपके पास टाइम है इसको फिल करने का। मैं बात कर रही हूँ आईएफएससी के एग्ज़ाम की। उसका भी एग्जामिनेशन आपका मई लास्ट या जून स्टार्टिंग में हो सकता है, फेज़ 1, और फिर आपका जो है जो आपका फेज़ 2 है वो या तो जून या फिर जुलाई में होगा। तो इस तरीके से आपके एग्जामिनेशंस हैं। अब ऐसे में हम किसी भी अपॉर्चुनिटी को, अगर कुछ भी आपके एग्जामिनेशन साइड हो रहे हैं या डिले हो रहे हैं, तो इसको भी आप एज अ गुड अपॉर्चुनिटी ही समझिए। आपको और एक्स्ट्रा टाइम मिल गया अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर करने का। नाउ कमिंग टू दिस 2024 में हमारे पास क्या टोटल अपॉर्चुनिटीज़ हैं। रेगुलेटरी बॉडी में आपको पता है कि अभी तक हमारे बहुत सारे एग्जाम निकल भी चुके हैं और कुछ आपके आने भी वाले। अगर जो एग्ज़ाम निकल चुके हैं, जैसे कि अभी आपका पीएनबी एसओ का एग्जामिनेशन हुआ था, वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, एक अच्छी जॉब प्रोफाइल थी। एंड उसके बाद हमारा जो एग्जामिनेशन अब आने वाला है उसमें अगर हम बात करें तो अपने पास कितने एग्जाम्स हैं। एक तो हम आरबीआई को अवेट कर रहे हैं, एक हमारा आरबीआई है। दूसरा आरबीआई के 1-1.5 महीने के गैप में हमें नाबार्ड देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर बात करें उससे पहले हमें शायद सेबी देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी तो हमारे पास सेबी का नोटिफिकेशन 13 अप्रैल को आना चाहिए था, लेकिन 13 अप्रैल को ये डिक्लेयर किया उन्होंने अपनी वेबसाइट पे कि ये नोटिफिकेशन अभी नहीं, ड्यू टू जनरल इलेक्शंस के बाद में आएगा। तो बाद में आएगा लेकिन एग्जाम होगा, है ना। तो सेबी है, आरबीआई है, नबार्ड है, इसके बीच में अभी एक और हमारे पास वैकेंसी आई है, और वो वैकेंसी है आपकी क्या, आईएफएससी है। एक बहुत ही शानदार वैकेंसी है, और अगर आप चाहें तो इसके लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। इसकी फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट, फॉर्म की लास्ट डेट जो है गाइज वो हमारी इसकी क्या है, वो है हमारी 27 ऑफ अप्रैल। 27 ऑफ अप्रैल ये आपके इसके फॉर्म की लास्ट डेट है। इसी तरीके से बाकी भी जो एग्जाम्स आएंगे उसको हम आपको नोटिफाई करेंगे। फिलहाल हमारे पास लाइन में है सेबी, आरबीआई, नबार्ड, आईएफएससी है। इसके अलावा भी कोई एग्जाम आता है जो हमारे रेगुलेटरी बॉडी एस्पिरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, वो उसकी डिटेल्स हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये 4 एग्जाम है अभी एज ऑफ नाउ जिनको आप फोकस कर सकते हो, जिसमें अगर मैं बात करूं कि आपका जो एलिजिबिलिटी है, एलिजिबिलिटी मोर और लेस आपके हर एग्जाम में जो है वो ग्रेजुएशन मांगा गया है। इन सभी एग्जाम्स की मैं बात करूं तो ग्रेजुएट है अगर आप हैं तो ये सारे एग्जाम आप फिल कर सकते हैं। हाँ, आरबीआई में ग्रेजुएशन में क्राइटेरिया है कि भाई आपके पास 60% जो है वो नंबर होने चाहिए ग्रेजुएशन में, तो ये भी क्राइटेरिया आपका यहाँ पे फुलफिल होना चाहिए। दैट इज इट।
इतना है। अगर बात की जाए इन सभी एग्जाम के एग्जामिनेशन पैटर्न की, तो पैटर्न आप लोगों के ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, लेकिन जहां पे हम बात करते हैं लेवल ऑफ डिफिकल्टी, अगर मैं बात करूं लेवल ऑफ डिफिकल्टी की, तो लेवल ऑफ डिफिकल्टी में अगर हम रैंक करें तो आई विल से कि इसका लेवल ऑफ डिफिकल्टी सबसे ज्यादा होता है। दूसरे नंबर पे मैं बोलना चाहूंगी कि सेबी और नबार्ड का कहीं ना कहीं इसको दूसरे नंबर पे रखा जा सकता है। दोनों में आपको लेवल ऑफ डिफिकल्टी सिमिलर काइंड ऑफ दिखाई देगा। जो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक एरियाज हैं वो हम बोलेंगे कि इन सब के क्या है, फेज 2 है। तो हम स्टूडेंट को ये एक स्ट्रैटेजी पता होनी चाहिए कि फेज 1 आपका क्या है, क्वालिफाइंग तो है लेकिन मैंडेटरी है। अगर आप फेज 1 क्वालिफाई ही नहीं करेंगे तो फेज 2 तक पहुंचेंगे कैसे? और फेज 2 में आने के बाद आपकी इन डेप्थ नॉलेज जो है वो चेक की जाती है। तो फेज 2 को अगर ओवरऑल हम देखें इन सभी एग्जाम्स को दिमाग में रखते हुए, तो फेज 2 जो है ना, हर एग्जाम का, चाहे वो आरबीआई की बात कीजिए, नबार्ड की बात कीजिए, एफएससी की बात कीजिए, सेबी की बात कीजिए, तो यहाँ पे एग्जामिनर आपको देखना चाह रहे कि आपकी इन डेप्थ नॉलेज आपकी कैसी है, इन डेप्थ नॉलेज आपकी कैसी है, ये चेक किया जाता है जब हम बात करते हैं फेज 2 एग्जाम की। तो अपनी स्ट्रेटेजी के साथ ये देखते रहिए कि हम कितना कवर कर रहे हैं, कितना नहीं कवर कर रहे हैं, क्योंकि ये आपको एक अच्छे लेवल पे प्रिपेयर करना ही पड़ेगा फेज 2। फेज 1 में येस वी हैव टू क्वालिफाई, बट अगेन दिस इज मैंडेटरी। बहुत सारी जनता है, बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं जो फेज 1 में ही अटक जाते हैं। तो फेज 1 को आप लाइटली मत लीजिएगा। स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट द आरबीआई एग्जाम। आरबीआई एग्जाम का फेज 1 आप लाइटली नहीं ले सकते। उसकी प्रिपरेशन भी आपको उतनी ही स्ट्रांग करनी पड़ेगी जितनी आप बाकी फेज 2 की तैयारी करते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास और क्या हमारे पास अपॉर्चुनिटीज है एज अ ग्रेजुएट जो हमारे बाकी बैंकिंग एग्जामिनेशंस होते हैं, जैसे कि आईबीपीएस के एग्जाम होते हैं, जैसे कि आपका एसबीआई का एग्जाम होता है, जैसे कि आपके आरआरबीज के एग्जाम होते हैं। आईबीपीएस का आपका पीओ है, आपका क्लर्क है और आपका एसओ है। तो 3 यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती है। सिमिलर फॉर एसबीआई एंड आपका आरआरबी में आपको पीओ या क्लर्क की भी आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलती है। नाउ ये सारी अगर वैकेंसी को हम काउंट कर लें या कुछ और, मैं अगर इसके साथ साथ मैं इंश्योरेंस की वैकेंसीज की भी बात कर लूँ, यहाँ पे जो इंश्योरेंस वाले एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि आपका एनआईसीएल है, जैसे कि आपका एनआईएसीएल है, जैसे कि आपका ओआईसीएल एग्जाम है, ये सारे एग्जाम भी आपको एक अच्छी जॉब प्रोफाइल और एक अच्छा सैलरी पैकेज देते हैं। एंड मोर और लेस इन सभी एग्जाम का सिलेबस सेम होता है, पैटर्न सेम होता है। एग्जामिनेशन के जो आपके कट ऑफ वगैरह जाते हैं वो हमारे इंश्योरेंस एग्जाम में ठीक ठाक चले जाते हैं, अच्छे खासे चले जाते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगी कट ऑफ जाते, क्योंकि हर साल आपका जो एग्जामिनेशन का लेवल है वो बढ़ते चले जा रहा है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है और हर साल हम देख रहे हैं कि कट ऑफ हाई हो जाते हैं, कभी कभी सेम भी रहते हैं। तो ये सारी भी अपॉर्चुनिटीज हैं अगर आप एक प्लेन ग्रेजुएट अभी हो इस टाइम पर। तो यस, ये सभी एग्जाम्स आपके अपकमिंग है। अगर मैं ये बेसिक बैंकिंग एग्जामिनेशंस की बात करूँ गाइज, तो अभी जो सबसे पहला एग्जाम आप टारगेट कर सकते हैं वो है आपका आरआरबी का एग्जाम, क्योंकि सबसे पहला एग्जाम आपका आरआरबी का होगा अगस्त में। अगस्त से आपके ये वाले एग्जाम जो है वो शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले आरआरबी होगा, उसके बाद बाकी सारे एग्जाम्स होना शुरू हो जाएंगे। तो मेक श्योर करेंगे कि हम अपनी प्लानिंग इस तरह से करें कि अगर मैं आरबीआई लेवल का प्रिपेयर कर रहा हूं या कर रही हूं तो मेरे ये सारी चीजें भी कवर होती रहे। बट येस, फेज 2 में दोनों में डिफरेंस आ जाता है। आरबीआई सेबी के फेज 2 में जो है कहीं ना कहीं चीजें बहुत अलग पूछी जाती है, और यहाँ पे जो हम प्रीलिम्स में पढ़ते हैं वही हमारे मेंस में आता है, बस लेवल ऑफ डिफिकल्टी आपका काफी इंक्रीज हो जाता है। तो ये डिफरेंस जनरेट होता है यहाँ पर। नाउ मूविंग फर्दर, अब मैं कुछ कंपोनेंट्स की बात करूंगी। वो क्या कंपोनेंट्स है दैट वी नीड टू क्रैक एनी एग्जाम। एनी एग्जाम से मेरा मतलब है एनी एग्जाम, राइट? चाहे वो आरबीआई की बात कर रहे हैं, चाहे हम आईबीपीएस की बात करते हैं। तो वो कंपोनेंट्स क्या हैं जिससे हम कहीं ना कहीं किसी भी एग्जाम को क्रैक करने की एक स्ट्रेटेजी लेआउट करते हैं। सबसे पहली बात तो है कि आपके फंडामेंटल्स, क्यों करना है फंडामेंटल को स्ट्रॉन्ग। फंडामेंटल क्या मैम, बहुत सारे, जैसे मैं अगर मैं अपने सब्जेक्ट की आपसे बात करूँ रीजनिंग की, तो रीजनिंग सब्जेक्ट में बहुत सारे ऐसे एरियाज है जहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, बट अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप कहीं ना कहीं उस एरिया में बेटर हो जाते हैं। तो क्या केवल प्रैक्टिस कर लेना काफी नहीं, फंडामेंटल समझना, कॉन्सेप्ट्स को समझना, बेसिक्स को समझना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि बिना बेसिक्स को समझे आप किसी भी एग्जाम को क्लियर करने की इंटेंशन नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन, जब तक आप प्रैक्टिस किया हुआ क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा आप कर ले जाएंगे, लेकिन जैसे ही आपका क्वेश्चन थोड़ा बहुत भी मॉडिफाई होगा, जैसे कि हम आरबीआई की बात करें, तो आरबीआई में आपकी प्रैक्टिस काम नहीं आती। आरबीआई में काम आता है आपका कंप्लीट इन डेप्थ नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, क्योंकि वहां पे चीजें बहुत ही
कॉम्प्लेक्स तरीके से पूछी जाती है। मैं फेज़ 1 की बात करूँ या मैं फेज़ 2 की बात करूँ, अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है तो आरबीआई जैसा एग्जाम हमारे लिए नहीं है। वहाँ पे आपको इन डेप्थ नॉलेज चाहिए। तो बेसिक फंडामेंटल्स को क्लियर करना ज़रूरी है। कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि मैम हम एक शॉर्टकट से आगे निकल जाएंगे। शॉर्टकट विल नॉट वर्क आउट इन दीज एग्जामिनेशन। ये आपके रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स में आपके शॉर्टकट्स काम नहीं आएंगे। आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है, एक वो कॉन्फिडेंस अपने अंदर क्रिएट करना है, और वो कॉन्फिडेंस तभी आता है जब हम चीज़ों को अच्छे से समझ पाते हैं। सेकेंड है आपका प्रैक्टिस। प्रैक्टिस क्यों करनी है? प्रैक्टिस इसलिए करनी है क्योंकि ये स्पीड टेस्ट है। आरबीआई का अगर मुझे 45 मिनट्स मिलते हैं, है ना, आरबीआई एग्जाम में अगर आपको मिलते हैं कितने, 45 मिनट्स मिलते हैं रीजनिंग के कितने क्वेश्चन करने के लिए, 60 क्वेश्चंस करने के लिए आपको मिलते हैं 45 मिनट्स। अगर मेरी स्पीड नहीं है तो मैं 45 मिनट्स में, हो सकता है अगर मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूं तो बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है कि आप उन 45 मिनट में केवल एक पजल ही कर पाए उस एग्जाम में बैठ के, बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है, और बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता भी है, राइट। तो प्रैक्टिस इसलिए करनी है क्योंकि केवल फंडामेंटल से एग्जाम नहीं निकलेगा, फंडामेंटल के साथ साथ मुझे प्रैक्टिस करनी ताकि यहां से मेरी क्या निकल पाए, स्पीड निकल पाए। ठीक है, क्या हो जाए, आप बेटर हो सके इस एग्जाम की स्पीड लेवल पे, तो उसके लिए आपका प्रैक्टिस करना बेहद बेहद जरूरी हो जाता है। देन कम्स द रिवीजन। रिवीजन, जो आपके थ्योरी सब्जेक्ट्स है उनको कीप रिवाइजिंग, जो आपका करंट अफेयर्स है, ठीक है, जो हमारे करंट अफेयर्स होते हैं उनको आप कीप रिवाइजिंग। देन अगर मैं बात करूं जो हमारे फेज 2 के सब्जेक्ट्स हैं, फेज 2 के सब्जेक्ट्स हैं उनको यू कीप ऑन रिवाइजिंग। या अगर आपको लगता है कि मेरा क्वांट में मेरे जो फंडामेंटल्स है वो मैं कहीं ना कहीं बार बार गलती करता हूँ, गड़बड़ करता हूँ, कीप ऑन रिवाइजिंग द एरियाज वेयर यू थिंक कि हमें दिक्कत हो जाएगी। रीजनिंग में ऐसा नहीं होता है क्योंकि रीजनिंग में कहीं ना कहीं कुछ कम ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिनको आप रिवाइज करना चाहते हैं। रीजनिंग इज ऑल अबाउट कि आपको एक बार फंडामेंटल्स क्लियर हो गए, स्ट्रांग हो गए आपके फंडामेंटल्स, देन यू कैन कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। तो ऐसा नहीं होगा कि एक बार मैंने फंडामेंटल्स पढ़ ली है तो मैं भूल पाऊंगा। क्वांट में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बहुत जगह पे आप फॉर्मूला का यूज करते हैं, बहुत जगह आपकी कोई बेसिक, कोई एक आपकी स्पेशल टेक्निक लग रही होती है किसी एक क्वेश्चन टाइप में। दैट इज वाई क्वांट कहीं आपको यहाँ पे रिविजन करना जरूरी हो सकता है कॉन्सेप्ट्स का, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपको देखने को मिलते हैं क्वांट एरिया में। देन कम द इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन क्या है? अब मैंने कोई चीज़ फंडामेंटली क्लियर कर ली, मैंने प्रैक्टिस भी कर लिया उसका, मैंने रिवीजन भी कर लिया, अब मैं क्वेश्चन लगाना चाहूँगा। अब मैं अगर क्वेश्चंस लगाती हूँ तो क्वेश्चन लगाने पर आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि इज दिस टॉपिक परफेक्टली डन, या अभी ये टॉपिक कुछ तो हुआ है लेकिन कुछ नहीं हुआ है, मतलब कुछ चीज़ें तो क्लियर है इस टॉपिक की लेकिन कहीं क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडिफाई करके आ गया तो ये नहीं मुझसे बन पा रहा है, या फिर बिल्कुल ही हम क्या हैं इसमें अभी जीरो लेवल पे है। तो ये सारी चीजें, ये सारे स्टेप तो फॉलो करने, लेकिन इन सारे स्टेप्स के बाद जो कॉन्फिडेंस गेनर आपका होगा, वो कॉन्फिडेंस आपका कहाँ से आएगा, वो आएगा आपके इस इंट्रोस्पेक्शन से। और इंट्रोस्पेक्शन का मतलब है क्वेश्चंस लगाना, इंट्रोस्पेक्शन का मतलब है आप टेस्ट लगाना या फिर आप मॉक टेस्ट, एग्जैक्टली कि कैसा मेरे पेपर में मैं अपने आप को प्रेजेंट करूंगा वो। आई होप वी आर क्लियर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है, थिंग्स टू अवॉइड ड्यूरिंग प्रिपरेशन। कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें अवॉइड करनी चाहिए हमारी प्रिपरेशन के टाइम पे। वो चीज़ें क्या है जिससे हमारी सैनिटी बनी रहे, जिससे हमारी एक जो प्रोग्रेस है वो बनी रहे, वो क्या चीज़ है? सबसे पहली बात, एक तो प्रोक्रेस्टिनेट करना छोड़ दीजिए। स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेशन। क्यों? प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब क्या होता है? चीज़ों को डिले करना। आज का मैंने स्केड्यूल बनाया था कि मुझे इतने करंट अफेयर्स को रिवाइज करना था, मुझे रीजनिंग की 4 पजल्स बनानी थी, मुझे क्वांट के डीआई के 4 सेट लगाने थे, लेकिन हुआ क्या कि कुछ ऐसा बीच में आ गया या नहीं भी आया और मेरा मन नहीं किया या वो हिम्मत नहीं हुई या वो मोटिवेशन फील नहीं हुआ, और हमने क्या किया, हमने वो सारी चीज़ें कल के लिए छोड़ दी। ये पहली दफ़ा होता है जब हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं चीज़ों को और धीरे धीरे वो हमारी आदत में कन्वर्ट हो जाता है। एज एन एस्पिरेंट, प्रोक्रेस्टिनेशन इज द लास्ट थिंग दैट यू वुड लाइक टू डू। एज एन एस्पिरेंट, प्रोक्रेस्टिनेट करना, चीज़ों को डिले करना, चीज़ों को बाद में करना या कल पर छोड़ देना, ये सबसे बेकार चीज़ होगी जो एक स्टूडेंट की लाइफ में होनी चाहिए, राइट? तो इसको बिल्कुल छोड़ दीजिए। वो हमने जैसे बचपन में एक वो सुनी थी कहावत कि वो विद्यार्थी के जो 4-5 लक्षण होते हैं, काक चेष्टा, वको ध्यानम, है ना, श्वान निंद्रा, तथैपचा। तो वो सारी जो चीज़ें हैं ना, वो कहीं ना कहीं एस्पिरेंट्स के लिए, स्टूडेंट की लाइफ में बहुत ज़्यादा वंडरफुली काम करती हैं। उन
कुछ 4 चीज़ों को हमें अपनी लाइफ में उतारना चाहिए। तो स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेशन, इसको नहीं करना है, डिले नहीं करना है। और डिले कैसे नहीं होगा कि मैम इतना सारा सिलेबस है, हम एक स्ट्रैटेजी बनाते, कई बार ऐसा हो जाता है कि आज की चीज़ें हम आज नहीं कर पाए और हमने कल पे डाल दी। बिल्कुल पॉसिबल है, इंसान है, गलतियां होती हैं और इंसान है, तो ज़रूरी नहीं कि हम एक बंधे बंधाए रूटीन में हर दिन फंक्शन कर पाएंगे। बिल्कुल पॉसिबल है। तो क्या करें? तो हम अपना रूटीन ऐसा बनाएं, हम अपना टाइम टेबल ऐसा बनाएं जिसको मैं बिना किसी रुकावट के हर दिन कवर कर पाऊं। पहले अपना 1 महीने का, या मैं बोलूं कि 1.5 हफ्ते का स्केड्यूल ऐसा बनाइए जिसको आप हर दिन फुलफिल कर पाएं। जब वो 1.5 हफ्ते आप फुलफिल कर लेंगे ना, तो आपका एक अलग कॉन्फिडेंस होगा, फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। फिर उसी स्केड्यूल को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करके, थोड़ा सा हाई लेवल पे ले जाके, फिर आप उसको 1 महीने के लिए बना सकते हैं। तो ऐसे टेक बेबी स्टेप्स, है ना? और वो बेबी स्टेप्स में अपने आप को खरा उतरवाओ और फिर उसके बाद और बड़े बड़े स्टेप्स लीजिए। देन द सेकंड थिंग दैट वी वुड लाइक टू अवॉइड सोशल मीडिया। ये एक ऐसी बीमारी है, मुझे लगता है, मैं तो इसको ऐसे ही बोलूँगी, क्योंकि ये आपका इंटरेस्ट इतना ज़्यादा जनरेट कर देती है। देयर इज सो मच आउट देयर, और हम स्क्रॉल करते करते कहाँ पहुँच जाते हैं, कब हमारा 1 घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे कहाँ हमारे जो है बेकार हो जाते हैं। सो अवॉइड इट, मतलब कंप्लीटली बैन कर दीजिए अपने आप को इंस्टाग्राम से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। और अगर हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हैं भी, तो ट्राई टू फॉलो सच थिंग्स जो आपको आपके एम के नज़दीक लेकर जाती हैं, उससे दूर नहीं, है ना? ट्राई टू फॉलो सच पेजेस, ट्राई टू फॉलो सच पीपल जो आपको आपके एम के नज़दीक लेकर जा रहे हैं, उससे दूर नहीं। ये करना शुरू कीजिए। देन नेक्स्ट चीज़ क्या है? बी सेल्फ मोटिवेटेड। मुझे लगता है कि स्टूडेंट की जर्नी में ना सबसे बड़ा एक जो चीज़ प्ले करती है, एक रोल प्ले होता है, वो होता है आपके मोटिवेशन का, वो इनर मोटिवेशन का। और इनर मोटिवेशन इसलिए मैं आपको एक और चीज़ सजेस्ट करूँगी कि हमारे इस चैनल पर बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ हैं, है ना? हमारे इस चैनल पे बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ हैं। इन सक्सेस स्टोरीज़ को जाके देखिए और पता कीजिए कि क्या आउटर मोटिवेशन काम करता है, नहीं करता। कुछ देर काम करेगा लेकिन ज़्यादा देर काम नहीं कर पाएगा। व्हाट इज़ दिस सेल्फ मोटिवेशन एंड हाउ टू हैव दैट सेल्फ मोटिवेशन? कैसे आता है ये सेल्फ मोटिवेशन? तो सेल्फ मोटिवेशन के लिए बेहद बेहद ज़रूरी है कि आप क्या करें। आप ये हमेशा दिमाग में रखें कि मैं ये चीज़ें अपने मम्मी पापा के लिए, डेफिनेटली उनकी लाइफ तो सुधरेगी, लेकिन सबसे पहले ये आपकी लाइफ है। यू विल गेट टू हैव दैट बेटर लाइफ, यू विल गेट टू हैव दैट बेटर एक्सपोजर। आपकी लाइफ में उतने बढ़िया चेंजेस आएंगे, आपकी ज़िंदगी अच्छी होगी, आपकी ज़िंदगी सुधरेगी, और यू विल बी अर्निंग अ गुड पैकेज, अ गुड लाइफ स्टाइल दैट यू विल बी लिविंग इन, है ना? तो मुझे अगर अच्छे लाइफस्टाइल में जीना है, मुझे एक अच्छा पैकेज चाहिए, मुझे एक अच्छे तरीके से लाइफ अपनी स्पेंड करनी, मुझे अपने मम्मी पापा को बहुत अच्छे से जो है चीज़ें करवानी है, तो फिर क्या? वो मोटिवेशन हमारे अंदर से आना चाहिए। कोई दूसरा आपको आके ना ये बता रहा हो कि पढ़ाई करो बेटा, अगर आज नहीं करोगे तो फिर कल ज़िंदगी ऐसी हो जाएगी। आपके अंदर, आपके ज़हन में होना चाहिए कि हाँ, अगर आज मैं 1 दिन का अपना स्केड्यूल गड़बड़ा रहा हूँ, तो मुझे शायद इस स्केड्यूल की वजह से कल के दिन मुझे शायद डबल मेहनत करनी पड़ जाएगी। तो वो मोटिवेशन अंदर से आना चाहिए। ये हमारी लाइफ है, ये हमारा करियर है, ये हमारी ग्रोथ है। इसको इस चीज़ को बहुत क्लियर कट दिमाग में रखोगे ना, तो कभी आप अपने लाइन से ना डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। तो कीप दिस थिंग इन माइंड कि सेल्फ मोटिवेटेड, ठीक है? चलिए, अब इसके आगे क्या करना है? इसके आगे है आपके लिए मैंने एक बहुत अच्छा सा कोट आज मैंने लिखा है, द एक्सपर्ट इन एनीथिंग वॉज वंस अ बिगनर। हम डरते हैं ना कि मैम उसकी स्पीड, जैसे मेरी क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, जब हम पढ़ा रहे होते हैं पेड क्लासेस में, तो कुछ बच्चे किसी बहुत टफ पजल को बहुत जल्दी कर ले जाते हैं, और कुछ बच्चे शायद उसकी ABCD भी समझ नहीं पाते। पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि किसी एक स्टूडेंट ने इतनी प्रैक्टिस कर ली है कि अब उसके लिए वो सारी चीज़ें ना दिमाग में बहुत सेट है, क्योंकि दिमाग ने प्रैक्टिस इतनी कर ली, जैसे क्वेश्चन रीड किया, पता है कि इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है, इस क्वेश्चन में कैसे आगे बढ़ना है। एंड वंस यू हैव डन दैट मच ऑफ प्रैक्टिस, आपके लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं। क्या कभी ऐसा लगता है आपको कि जो क्वेश्चन आपसे बन गया हो, आपसे खुद से हो गया, कभी वो क्वेश्चन आपको टफ लगा है? नहीं, आपको क्वेश्चन टफ वो लगते हैं जो आपसे बनते नहीं हैं, राइट? सो द एक्सपर्ट इन एनीथिंग वॉज वंस अ बिगनर। तो अगर आज आप किसी को बहुत तेज भागते दौड़ते और एक अच्छा सब कुछ करते देख रहे हो, तो यानी कि कभी ना कभी उसने भी क्या की होगी? शुरुआत करी होगी। अगर मेरी शुरुआत करने का टाइम आज है, तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम टुडे, बट आई विल बिकम एन एक्सपर्ट। मेरी जर्नी यहाँ से यहाँ पे
पहुंचेगी, वो कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखिए। तो इसी के साथ मैं यहाँ पे अपना सेशन एंड करूंगी और इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर इस सब में आपको हमारी मदद की जरूरत है तो अड्डा 24/7 हमेशा आपके साथ है। और ये बैंक महापैक प्लस को आप एनरोल कर सकते हैं, इसमें आप अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। ये आपके सभी नीड्स का क्या है, सॉल्यूशन है। क्यों, कैसे? क्योंकि इसमें आपके सभी जितने भी आपके रेगुलेटरी बॉडी के एग्जाम्स हैं, यानी कि मैं बात करूं आपके आरबीआई की, मैं बात करूं आपके नाबार्ड की। चलिए इसको हम दिखा देते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको इस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और क्यों हम आपको अभी इसके लिए बता रहे हैं। इसमें देखो सभी एग्जाम्स की लाइव क्लासेस, प्रैक्टिस पीडीएफ, क्लास नोट, सेपरेट टेस्ट सीरीज, ई बुक्स, डाउट सेशन, हर एक चीज मिलती है आपको किसमें, महापैक में। और इस समय आपके महापैक पर मिल रही है आपको क्या, डबल वैलिडिटी मिल रही है। और डबल वैलिडिटी के साथ साथ आपको 80% का फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है बाय यूजिंग द कोड Y651। कोई भी हमारा न्यू यूजर है, कोई भी हमारा न्यू एस्पिरेंट है, उनको हम बता देते हैं कि कैसे आप इन बैचेस में एनरोल कर सकते हैं। तो एनरोल करने के लिए हमें क्या करना है, एनरोल करने के लिए हमें जाना है अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन पर। अड्डा की एप्लीकेशन पर अगर हम जाते हैं, अड्डा की ऐप पे आप जाएंगे, अड्डा की एप्लीकेशन पहले तो डाउनलोड कर लीजिएगा, उससे आपको फायदा होगा, फीस आपको कम देनी पड़ेगी। तो अड्डा की एप्लीकेशन पे हम गए और यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया है अपना रेगुलेटरी बॉडी एसओ चैनल और यहाँ पे हम जाते हैं रेगुलेटरी बॉडी के महापैक में। नाउ ये तो रेगुलेटरी बॉडी का महापैक है। दूसरा महापैक जो मैं आपको शो करना चाहती हूँ, जो आपके लिए ज़्यादा कहीं ना कहीं आपका बेहतर चीज़ें जिसमें मिलती है, वो है आपका बैंक महापैक प्लस। बेहतर कैसे? क्योंकि इसमें ज़्यादा एग्जाम्स कवर होते हैं, ठीक है। तो बैंक महापैक प्लस में आपकी दोनों चीजें आ जाएंगी। रेगुलेटरी बॉडी वाले में केवल आपके रेगुलेटरी बॉडी के एग्जाम्स कवर होते हैं। तो ये आपका है जिसमें आप जैसा कि देख पा रहे होंगे आप स्क्रीन पे कि ये आईबीपीएस, एसबीआई, सिडबी, आरबीआई, ग्रेड बी एंड प्लस 5 और एग्जाम की ये प्रिपरेशन आपका कराएगा। ना कि केवल इसमें 5 और एग्जाम से, मैं आपको लिस्ट ऑफ एग्जाम दिखाना चाहती हूँ यहाँ पे कि कौन कौन से एग्जाम, एसबीआई क्लर्क, सीबीओ, एसबीआई पीओ, आरआरबी पीओ क्लर्क, उसके साथ साथ आरआरबी पीओ क्लर्क, नाबार्ड, आईडीबीआई, आईबीपीएस क्लर्क, ये सभी एग्जाम्स जितनी भी यहाँ पे लिस्ट आपको दिखाई दे रही है, सारे के सारे एग्जाम आपके इसके अंदर कवर होते हैं। तो अगर आप चाहें ना कि केवल इनकी लाइव क्लासेस बट इनकी पीडीएफ, जैसा कि आप देख रहे हैं, आपको इतनी सारी टेस्ट सीरीज मिलेंगी, आपको ये इतनी लाइव क्लासेस मिलेंगी, ये सब टेस्ट सीरीज मिलेंगी, आपको हर एग्जाम की इतनी सारी बुक्स मिलेंगी और इतने सारे आपको क्या मिलेंगे, वीडियो कोर्सेज मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको बैंक महापैक प्लस के अंदर मिलती हैं। अगर आपको लगता है कि हमें प्रिपरेशन में इस तरह की गाइडेंस की ज़रूरत है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारी लाइव क्लासेस में इस बैंक महापैक के थ्रू। यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शंस आते हैं, 6+6 मंथ्स की वैलिडिटी, क्योंकि डबल वैलिडिटी चल रही है नवरात्रि के इस उपलक्ष्य पे। तो अगर आप चाहें तो चूज कर सकते हैं 6+6 मंथ्स या फिर आप चूज कर सकते हैं 12+12 मंथ। अगर आप 6+6 मंथ्स चूज करते हैं तो ये 6 महीने के साथ साथ अगले 6 महीने के लिए वैलिड हो जाता है। जाके कर देंगे हम बाय नाउ, यहाँ पे लगा देंगे हम डिस्काउंट कोड और डिस्काउंट कोड है आपका Y651। तो Y651 डिस्काउंट कोड लगाने पे 4400 में ये हमें मिल जाता है महापैक और इस महापैक में आपके सभी एग्जाम्स कवर हो जाएंगे। वैलिडिटी हो जाएगी इसकी पूरी की पूरी 1 ईयर, 1 साल के लिए वैलिड हो जाएगा। डिस्काउंट कोड आपका गाइज ये है और इसमें आप जुड़ सकते हैं। ये ध्यान रखना, ये ऑफर, ये जो 80% डिस्काउंट आप लोगों को मिल रहा है, ये आपका 13 अप्रैल तक ही है। ये कब है? ये आपका 13 अप्रैल तक ही है, ठीक है। तो मेक श्योर करना कि अगर आपको जुड़ना है तो इस डिस्काउंट का आप फायदा उठाइए और 13 अप्रैल से पहले पहले जो है अपने आप को एनरोल कर लीजिए। तो ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। बाकी मेरी क्लास दोपहर 2 बजे होती है, आपके इसी चैनल पर होती है, मंडे टू फ्राइडे। तो उस क्लास का भी आप हिस्सा बन सकते हैं फॉर रीजनिंग। थैंक यू एवरीवन।